हेलो एवरीवन। तो इसमें 75 क्वेश्चन हो गए 2014 के पेपर के। अभी अपन 76 से 100 क्वेश्चन तक इसको देख लेते हैं आज, ठीक है। तो 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए अपने। कैस क्वेश्चन क्या है कि भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार करो आप, ठीक है। करते हैं। पहला है भद्राचलम, फिर चंदेरी, कांचीपुरम और करनाल। इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन से पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है, ठीक है। अपने को इसमें से ये बताना है। चंदेरी की साड़ी ऑब्वियस सी बात है, फेमस है, सबको मालूम है। तो दो हमारा तो होगा ही होगा। अब दो देखो, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो दो तो हमारा होगा नहीं। कांचीपुरम की साड़ी भी फेमस है, वेरी फेमस, ठीक है। सबको मालूम ही होता है कांचीपुरम की साड़ी, उसमें लाइनिंग वगैरह आती है और फेमस है काफ़ी। मतलब महंगी भी होती हैं वो, और उसकी जो आर्ट रहती है प्रॉपर, वो बाकी साड़ी से थोड़ी अलग होती है। कांचीपुरम तो फेमस है, इस पे वो कमरबंद के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। तो दो और तीन तो हमारा है इसमें। अब देखिए, करनाल हरियाणा के अंदर है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको बहुत बेसिक नॉलेज होगी कि करनाल में तो ये नहीं है। करनाल में जैसे डेयरी फेमस, ये किस लिए कि जो डेयरी जो है उसका सेंटर है यहाँ पे करनाल में। बट साड़ी को लेकर के ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो आपका 4 नंबर तो होगा नहीं। 4 नंबर वैसे नहीं, एक में ही नहीं है। और भद्राचलम ये क्या है कि कर्नाटका में एक जगह है, ठीक है। तो यहाँ ये पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए इतना फेमस है नहीं। तो चंदेरी की साड़ी और कांचीपुरम की साड़ी, ये दो साड़ियाँ यहाँ पे फेमस है। आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 77। इस तरह के क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म जो है वो सही है। और इन्होंने क्या किया, कुछ नेशनल हाईवे का नाम दिया है और हमें यह बताना है कि नेशनल हाईवे जो है इनमें कौन सी सही सुमेलित किया गया है कि सुमेलित नहीं किया गया है। तो NH4 जो है कह रहा है कि चेन्नई और हैदराबाद से मतलब एक दूसरे को जोड़ता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है इसमें, फाइंड आउट करने की क्या ये ऐसा सही करता है। तो ये यहाँ पे गलत है। NH4 जो है वो आपका पुणे और बेंगलुरु को जोड़ता है, ठीक है। NH4 किस किस को जोड़ता है, पुणे और बेंगलुरु को। तो ये चेन्नई और हैदराबाद तो इसमें नहीं होगा, तो इसका मतलब ठीक है, इसको तो काट दो, ये तो गलत हो गया। इसके बाद में NH6 जो कह रहा है मुंबई और कोलकाता, मुंबई और कोलकाता। NH6 जो है वो आपका गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पे आपका, गुजरात में। तो इस तरह से ये मुंबई से कोलकाता को जोड़ने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा अपने यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बोलते हैं उसको, आपने सुना नाम, एक नाम सुना हजीरा करके। तो ये हजीरा से किसको जोड़ता है, कोलकाता को जोड़ता है। KL कर दे, KLT कोलकाता। तो ये है हजीरा से कोलकाता को जोड़ता है। तो NH6 भी है, वो भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये भी सही नहीं है, ये गलत हो गया, एक और दो गलत हो गया। इसके बाद में बात आती है NH15। अब NH15 भी देख लेते हैं अपन। NH15 जो है ये आपका आसाम की साइड में है, ठीक है, आसाम में। तो ये कहाँ पे होगा, आसाम में। तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या जाएगा, सही डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद में देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। अंग्रेजी में देखते हैं इसको यार। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। एंड इनमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है और इसमें से कौन सा, इन पे विचार करना है। और क्या पूछा कि इसमें जैव विविधता से कौन से संबंध रखते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिल्कुल जैव विविधता से संबंध रखते हैं। इसमें कई ऐसी साइट है नेचर से रिलेटेड जो इसमें शामिल की गई है, ठीक है। तो ये है मरुभवन वाला, तो होएगा डेजर्टिफिकेशन को लेकर के, ठीक है। ये भी जैव विविधता को रोकने की बात करता है। खाद्य और कृषि है, तो ये भी ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है जो अनुवांशिक संसाधन और कृषि और खाद्य की बात कर रही है, जैव विविधता से जुड़े हुए चीज़ें हैं। तो आपका 1, 2 और 3 इसमें सारे सही हो जाएंगे। ओके, बढ़िया, मज़ा आ रहा है, ठीक है। मज़ा आ रहा है तो आगे देखो फिर 70। इसको थोड़ा इधर खिसका देते हैं भाई, ठीक है। अब अपने 79 में देखिए। 79 क्या कह रहा है कि यह UNEP और यूनेस्को का एक उपक्रमण है। कौन, पृथ्वी काल। पृथ्वी काल को इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है अर्थ आवर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है। अब मैंने पहले से आपको क्या कहा था कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई मिनिस्ट्री हो, इसी तरह का कुछ मामला अगर कहीं पे फंसता है तो अपने को सीधा सीधा गलत मारना है इसमें।
तो ये इनका नहीं है। और अपने को इसी भाव से आगे बढ़ना है कि अगर मुझे नहीं आ रहा है, अगर मुझे बिल्कुल भी इसका कोई आइडिया है ही नहीं, 0% आइडिया है, तो मुझे इसमें क्या करना है कि ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दिया हो, मिनिस्ट्री दिया गया हो, वहाँ पे जनरली हमको गलत करना है। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रति वर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो एक डे डिसाइड कर लेंगे, उस दिन 1 घंटे के लिए सभी बिजली बंद करते हैं। ठीक है, यह जलवायु परिवर्तन पृथ्वी को बचाने के लिए आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन। वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट ना यार, वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट। और इसके साथ साथ में ये कह रहा है कि एक निश्चित दिन प्रति वर्ष, हर साल ऐसा होता है कि 1 घंटे के लिए सभी दुनिया के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि 1 घंटे के लिए बिजली को बंद कर दें। ठीक है, इसमें तो फिर क्या होगा कि कौन सा सही है इसमें, तो आपका ये गलत हो जाएगा, इसमें आपका 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे भी नहीं आ रहा तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के पास जाओ, तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है अर्थ आवर वाला, ये कि हाँ ऐसा ऐसा आंदोलन है, तो 3 अपने आप से हो जाएगा, तो ये वाला वैसे गलत हो जाएगा। और ये भी बहुत पॉजिटिव लग रहा है, एक्सट्रीम नहीं बनाया गया, तो 2 नंबर वैसे, तो ये गलत हो जाएगा। 2 और 3 और 1 में देखना है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, काट दो, आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद में देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम। फ्रूट साइकिल जनरली क्या होती है, जैसे घास हो गया, घास को मान लीजिए कोई जैसे बकरी खाती है, बकरी को कौन खाएगा, शेर खाएगा। ठीक है, तो ये फूड साइकिल है, तो इसी तरह से इन्होंने पूछा है। हालांकि ये इस तरह से मामला फंसता है आपका, तो क्योंकि डायटम, क्रेस्टेशियाई, हेरिंग, ये सब आपने सुना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इतना इसमें सोचने वाली बात नहीं, आप इसको स्किप कर दो, कुछ क्वेश्चन तो छोड़ने भी होते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध तक। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बताओ, 1914 से 1918। ठीक है, इतनी बात आगे गई थी क्या, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, विभाजन समाप्त किया गया। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पे दिल्ली में हुआ था इसका, ये अपने JTB नगर के आसपास, यहाँ से वो पूरा मामला उधर फंसा था, तो वहीं पे इसका ये हुआ था। जॉर्ज पंचम का प्रॉपर शाही दरबार वगैरह वहीं पे इसका क्या बोलते हैं, राजा अभिषेक या समथिंग, तो उसके बाद में बंगाली विभाजन 1911 तक बना रहा था। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा। सविनय विज्ञान आंदोलन 1920 आगे तक इतना नहीं गया था, 1947 तक भी इतना नहीं गया था, तो बात ही खत्म हो गई थी इतने का। ठीक है, पुराना बहुत आगे का हो गया, नहीं तो गलत हो गया। महात्मा गांधी 1920 की बात इतना आगे गया नहीं था। ये लाड़ 1911 के आसपास जब ये दिल्ली में मतलब शाही दरबार हुआ था, तब ये क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन तब तक बना रहा, इसके बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यूपीएससी अक्सर इस क्वेश्चन को पूछती है, यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा तो पीसीएस में पूछ लिया जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखें। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1969 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। अब होमवर्क ये है कि ये अधिवेशन हुआ कहाँ था। हिंट देता हूँ, क्या ये लाहौर में हुआ था, हिंट है आपको कि ये लाहौर में हुआ था। अगर हुआ था तो इसको प्रमाणित करो, कैसे करो, गूगल से करो या फिर स्पेक्ट्रम खोल के करो। अब कह दिया कि विख्यात स्तरीय नृत्य पर विचार करो, तो स्तरीय नृत्य संगीत, नृत्य और अभिनय का सम्मिश्रण है। ठीक है, तो नृत्य है तो नृत्य में संगीत भी होता है, और वो नृत्य ही है, और अभिनय तो जनरली होता ही है, मतलब हाव भाव आप कुछ करोगे तो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है। ये असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवित परंपरा। अब इसने प्रॉपर इसको बना दिया कि असम का है, तो ठीक है, असम का है ये स्तरीय नृत्य। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। नहीं, इनके ऊपर बेस्ड नहीं था भाई। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या है कि इनके संस्थापक जो श्रीमंत शंकरदेव, इन्होंने इसका मतलब ये इसके संस्थापक है, तो उन्हीं के माध्यम से चलता है। ठीक है, और ये कब बना था, 15वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, 15वीं शताब्दी का मामला, ये गलत है आपका, इसमें 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसके बाद में 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चित्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की तुलना में इनमें से किसी के तदनुरूप है। ठीक है, तो शक संवत वाला इन्होंने पूछा है, तो इसमें क्या रहता है कि अंग्रेजी में क्या है, चैप्टर 1 की बात कर रहा है। ठीक है, तो नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शक एरा कॉरस्पॉन्डेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स है, तो इस हिसाब से ये 365 दिन का पूरा एक चक्कर लगता है। तो ये 22 मार्च या 21 मार्च, यहाँ पे वो सूर्य की स्थिति और उसके अनुसार होता है। ठीक है, तो चैत्र जो प्रथम होता है ना, वो 21 मार्च या 22 मार्च के आसपास से इसको आपस में ये दोनों शुरू होते हैं दोनों। ठीक है, या तो 22 मार्च या 21 मार्च को एक मतलब चैत्र फर्स्ट जो है ना, वो वहाँ से शुरू होता है।
ठीक है, शख्स मत के हिसाब से। तो ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अरे यार इतना आगे भी नहीं जाना था। ओह काफ़ी आगे आ गया ना, सॉरी। ठीक है, हाँ यहाँ तक था। ओके, कुछ यहाँ पे विख्यात मूर्ति शिल्प दिए गए, यहाँ पे स्थल दिए गए हैं। तो उन्होंने पूछा क्या है कि 85 नंबर क्वेश्चन है अपना, और ये कह रहा है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायियों में दर्शाए गए हैं, अजंता में है ये। तो ठीक है, सही बात है, अजंता में तो भगवान बुद्ध की है, वहाँ पर है ही प्रतिमाएं तो है ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना सही हो जाएगा। इसके बाद में प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उभरते हुए दर्शाया गया। माउंट आबू ऐसा कुछ नहीं है यार, माउंट आबू में नहीं है ये, ऐसी भगवान विष्णु की ऐसी मूर्ति नहीं है, ठीक है। फिर मामलपुर में के विशाल गोलाश्रमों पर पत्थर से ये बनाई गई अर्जुन की तपस्या गंगावतरण मामलपुरा में, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका सही है, और ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इसमें 1 और 3 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये अर्जुन की तपस्या RS मेंस में पूछा जा चुका है भाई, शायद 2018 का मेंस था, उसमें उन्होंने पूछा था कि अर्जुन की तपस्या की जो मूर्ति है वो आखिर क्या है। टॉपर्स भी बहुत गलत करके आए, तो एक बार इसको देख लेना। और ये पत्थरों से यहाँ पे मामलपुरा में क्या बनाए गए हैं, मंदिर बनाए गए, मूर्तियाँ बनाई गई है, ठीक है। और ये माउंट आबू में से इनकी बड़ा अवतार की मूर्ति इसमें है नहीं, ठीक है। अब गदर क्या है, गदर एक पार्टी था, एक रेबेलियन था, एक ऐसा संगठन था जो विद्रोह को लेकर के ज़्यादा कुछ एक्टिव था, क्रांतिकारी संघ था, जिसका प्रधान कहाँ पे था, कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। मदन सिंह या इसके आसपास ऐसे कुछ अगर आपको नाम है, श्याम श्याम समथिंग, श्याम कुछ कुछ याद आ रहा है, तो ये होमवर्क है आपका, ठीक है। श्याम करके कुछ याद आ रहा है आपको, श्यामलाल समथिंग, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको देखो, ये एक्टिव लर्निंग है आपकी, ओके। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार कलियारी पट्टू क्या है। कलियारी पट्टू, गतका, कलियारी पट्टू, मलखम्ब। मैं कल की बात बताता हूँ आपको। कल हम कुछ दोस्त बैठे थे, तो मैंने उनसे ऐसे पूछा कि गतका, मलखम्ब, कलियारी पट्टू ये सब क्या है। कोइंसिडेंट ये कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल ही मैंने इसके बारे में उनसे पूछा था। तो ये क्या है कि प्राचीन मार्शल कला है, ठीक है, और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। और इससे क्या किया कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद नेशनल गेम्स में इसको शामिल किया गया था, इन 4 चीज़ों को। एक था गतका, मलखम्ब, कलियारी पट्टू, और एक इसके अलावा एक और है जो नॉर्थ इंडिया से था, मैं एग्जैक्ट रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लिख दूंगा इसमें, कमेंट में लिख दूंगा जब याद आएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे मलखम्ब है तो एक खंबे के ऊपर मतलब आपको दिखाया जाएगा ऐसे लटक पटक के, गतका है वो तलवार और उन सबसे किया जाएगा, कलियारी पट्टू भी कुछ कुछ ऐसा ही है, कराटा जैसा कुछ होता है, तो ये इसमें होता है, ठीक है। फिर गरबा गुजरात, सही है। यक्षगान कर्नाटक में है क्या, यक्षगान, सही बात है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, कहाँ का है मोहिनीअट्टम, बताओ। उड़ीसा का है क्या, ओडिसी कहाँ का है फिर, ओडिसी कहाँ का है, चलो बताओ फिर। कथक, भरतनाट्यम, कथकली, बताओ कहाँ के। एक्टिव लर्निंग करो यार, बताओ। ओडिसी कहाँ का है, कथक कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है। तो इसमें आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, ये गलत है आपका, ठीक है। कहाँ का है गूगल करो, अभी करो, जल्दी करो, ऐसा नहीं सब नहीं चलेगा। इस पर मैंने ऐसा वीडियो बनाई थी मेरे ख्याल से इस पे। तो बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित पर आप विचार करो। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, आप चाहो छोड़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं छोड़ना नहीं है, करना ही है, मुझे करना ही है, तो फिर आप इसमें 50-50 वाली बात है। अगर आपको आता है, कोई एक भी पता है, तो 50-50 खेल लेना। तो अलची मंदिर संकुल जो है वो लद्दाख में है, ठीक है। अलची मंदिर कहाँ पे है, लद्दाख में। 3 नंबर से ये मतलब ये गलत हो गया। लहोत्सव लाखांग मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और आपकी जास्कर वैली जो है वो कहाँ पर है, बताओ। जास्कर वैली कहाँ पर है, थोड़ा बहुत भी आइडिया, ये लद्दाख में। तो मामला गलत हो जाएगा यहाँ पे, 2 नंबर ये गलत, 2 नंबर ये गलत, आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। टाबो मठ और मंदिर संकुल कहाँ पे, स्पीति घाटी में, ये दोनों
ठीक है, तो ये आपका सही है, ये मठ वाला मामला सही है। लहोत्सव लखांग मंदिर जास्कर में है, और अलची मंदिर जो आपका लद्दाख के अंदर है। ठीक है, ये जास्कर में नहीं, लद्दाख में। तो जनरली फिर मैंने कहा था इस तरह से अगर तीन तीन ऑप्शन दे आपको, अगर यूपी से पूछे तो आपने वहाँ पे कोई एक जनरली गलत ही होगा, तो आप बी या सी में से मामला फंसता है कहीं पे, तो आप उसमें कोई 50-50 खेल सकते हो। ठीक है, इतना बढ़िया है। इसके बाद में देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, और पुष्टि मार्ग के दर्शक को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था। इस तरह का अगर कोई मामला फंसता ना कि इसने इस दर्शन का प्रतिपादन किया था या इसने इसका प्रतिपादन किया था, जनरली जनरली गलत होता है। ठीक है, और बीजक जो ऐसे पूछिए किताब का नाम देकर कि इसने ऐसा ऐसा किया था या इसका एक संकलन है, जनरली यूपीएससी गलत करती है। ये किसका था? बीजक कबीर का था। ठीक है, ठीक है, हो गया इतना। बीजक किसका था? कबीर का था। और पुष्टि मार्ग, इसके प्रणेता कौन है? थोड़ा बहुत भी आइडिया, कहीं भी पढ़ रहा हो, कभी भी पढ़ रहा हो, थोड़ा बहुत आइडिया है? बताओ। माधवाचार्य नहीं है भाई, वल्लभाचार्य हैं। बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। पर अब आपको याद रखना है 2024 में यूपीएससी का एग्जामिनर कुछ ऐसा आपको क्रिएट कर दे, ऐसा पेपर सेट कर दे, वो कहे कि बताइए पुष्टि मार्ग के दर्शन के रचयिता वल्लभाचार्य हैं, तब वो ये नहीं कहेगा कि देखो वो हर बार ये वाली ट्रिक काम नहीं करती कि मैंने 2 स्टेटमेंट दिए आप गलत कर दोगे। नहीं भाई, इस बार मैंने उसी चीज़ को अलग पैटर्न से डाल दिया। अब आपको सही करना था क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो, तो वहाँ पर आपका ये सही हो सकता है, ऐसी संभावना है। बट आप पुष्टि मार्ग याद रखो, वल्लभाचार्य, बीजक किसका? कबीर का। यहाँ पे डी है, वो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों सही है। मंगनियार, मंगनियार क्या है? राजस्थान वाले जल्दी बोलो भाई, कमेंट आ जाना चाहिए यार। अब तक तो मुझे कभी कभी लगता है कि लाइव क्लासेस लेनी चाहिए जहाँ पे आप सीधे आंसर बता सको। तो मंगनियार क्या है कि पश्चिम उत्तर भारत यानी बीकानेर। क्यों मैं बीकानेर वाला हूँ? बीकानेर में पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर का मतलब भारत का पश्चिम और उत्तर यानी राजस्थान। राजस्थान में अपनी संगीत परंपरा के लिए लोग विख्यात है, मंगनियार वाले। ठीक है, ये संगीत में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बीकानेर का मामला फंसता है इसमें, तो ये आप ध्यान रखना। फिर आगे स्टेटमेंट देखो 92। अब फिर वाली बात, तीन तीन स्टेटमेंट दिया, कोई एक स्टेटमेंट जनरली गलत हो गई होगा। तो जो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी 1858, उसका उद्देश्य क्या था? उसका क्या उद्देश्य था? उसका एक उद्देश्य तो ये था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना है, और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना है। ठीक है, ये दोनों था। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार नियमन करना, ये 1858 की उद्घोषणा में नहीं था। ठीक है, उद्घोषणा में नहीं था। उन्होंने क्या किया था कि अब जितना पूरा मामला है ना, अब उसका क्या होगा कि ब्रिटिश क्राउन जो है ना वो करेगा। अब मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है, उसकी जो पावर थी उसको ख़त्म कर दिया था इस एक्ट के, इस उद्घोषणा के माध्यम से। तो ठीक है, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन रेगुलेशन ही, अब रेगुलेशन कर रहा था ब्रिटिश क्राउन ही कर रहा था। ब्रिटिश की पार्लियामेंट वहाँ के लोग ही सीधा सीधा करने लग गए थे। 3 नंबर आपका ये गलत होगा, 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 1858 में यही हुआ था। समझ में आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है, अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था। इसलिए उन्होंने क्या किया था, पूरे वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था को, आर्थिक तंत्र को अपने संसद और वहाँ की क्राउन के अंडर में ले लिया था। ठीक है, अब आ जाओ फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या है? वेरी फेमस यार, वेरी फेमस। अकबर जी ने क्या किया था? अकबर जो चर्चा करता था विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ। अकबर इबादत खाना में जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है क्या करता था? चर्चा करता था। फिर मेरे साथ बोलो, इबादत खाना कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। क्या होता था? वह भवन जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। इसके बाद में भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य में खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, किंतु इसमें अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता या बाध्यताएं हैं? तो क्या है इसमें कि कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति, कोई भी एक्सट्रीम, भाई बीज नीति बन चुकी है ना, पता हर साल बनती है भाई, मतलब सरकार यहाँ के बनाती है। कोई भी एक्सट्रीम नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसको काटो। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्री और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ण में कोई सहभागिता नहीं है, कोई सहभागिता ही नहीं है। ठीक है, तो वेरी एक्सट्रीम। निम्न मूल्य और उच्च परिमाण वाली फसलों में के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग आपूर्ति अंतराल है, मतलब डिमांड और सप्लाई वाला गड़बड़ है। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इस वजह से गड़बड़ हो रही है, इसलिए कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। या फिर डिमांड है नहीं और फिर तो सप्लाई फिर मतलब नहीं रहता, तो इस तरह से इस क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है। इसलिए इसमें आपका केवल 3 सी हो जाएगा, 2 गलत, ये भी गलत। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ठीक है,
पारिस्थितिकी समिति क्षेत्र वे क्षेत्र जिन्हें इस इसके अंतर्गत अधीन घोषित किया गया है। ये पारिस्थितिकी कौन सा है भैया, इको सेंसिटिव जोन। पारिस्थितिकी समिति क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है कि उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर, क्यों भाई एक्सट्रीम, क्यों कृषि, सभी मानव क्रियाएं, फिर एक्सट्रीम। ये तो केवल और सभी सभी मानव क्रियाओं में तो आदमी वहाँ पे जाके मतलब जैसे जानवरों को मारना शुरू कर देगा, ठीक है, तो वो प्रतिबंध हो सकता है। आप बार बार से दर्शन करने के लिए जा रहे हो, मतलब दर्शन नहीं, मतलब आप वहीं वहाँ से घूमने जा रहे हो, या फिर सभी मानवीय क्रियाओं में तो ये भी आता है ना कि आप वहाँ की सिक्योरिटी कर रहे हो, तो आप सिक्योरिटी नहीं करोगे क्या वहाँ की? वहाँ पे मतलब जो प्रॉपर फॉरेस्ट वाले तो काम करेंगे ही करेंगे ना, अगर वो लोग काम करेंगे तो वो भी एक तरह की मानव क्रिया ही है, उस पर आप प्रतिबंध कैसे लगा सकते हो? वेरी एक्सट्रीम, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। जब ये गलत होगा तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? दो गलत, दो गलत। इसके बाद में देखिए आप, पहला स्टेटमेंट क्या है, इको सेंसिटिव जोन्स, इको सेंसिटिव, तो ये 1872 वाले इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आए थे, ये आए थे जो 1986 का जो इन्वायरमेंट एक्ट था ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सॉरी, इसके अंतर्गत ये आए थे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आए थे। पर्टिकुलर ऐसे ईयर के साथ अगर एक्ट वगैरह दिया हो तो जनरली वहाँ पे गलत होने की संभावना होती है, तो एक नंबर भी गलत हो जाएगा आपका, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना था ये नीचे वाला, तो केवल कृषि को छोड़कर, क्यों भाई? और फिर देखो कह रहा है कृषि कर सकते हो, बाकी सारी मानवीय क्रियाएं, भाई जहाँ पे कृषि होगी बाकी वहाँ मानवीय क्रियाएं, एक भी मानवीय संबंधित कोई क्रिया हो गई भाई, मान लो वहाँ पे चाय बनानी शुरू कर दी, ह्यूमन एक्टिविटी, तो मैं हालांकि बहुत बेसिक लेवल पे इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको कैसे बैन कर सकते हो? तो बहुत एक्सट्रीम बनाया है। और फिर 1972 में नहीं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इको सेंसिटिव जोन की बात की गई है। 96 में अगर देखा जाए तो गंगा द्रोणी क्षेत्र की जो स्थापना की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री जी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय, बिल्कुल निकाय है। और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड इन्वायरमेंट एक्ट 1986 के अधीन है, जो कि पूरी तरह से गलत है। कोई आप में से मुझे बता सकता है कि आपका जो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो कौन से उसके अंतर्गत आता है? बताओ। ये उन्होंने कहा है कि 1986 वाले के अंतर्गत आता है, कोई बता सकता है? बताओ। ये मामला फंसता है 1960 में, ठीक है, ये 1962 में हुआ था। और 1960 का जो एक्ट था कौन सा, दी दी प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी एक्ट, मतलब आप जानवरों के ऊपर आप मतलब क्या बोलते हैं, क्रूल्टी नहीं कर सकते, उनको मार वार नहीं सकते, उनके ऊपर आप शोषण नहीं कर सकते उनका, तो उसके अंतर्गत आया था 1960 वाला जो एक्ट था ना, जो 1962 में लागू हुआ था, तो उसमें तो इसका 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सांविधिक न्याय है, बिल्कुल है। सिचुएटरी बॉडी है, बिल्कुल है। कौन? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, बिल्कुल है। गंगा रिवर बेसिन जो अथॉरिटी है उसका कौन चेयर करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। गंगा वाला तो पूरा इन्होंने अभी ले रखा है प्रधानमंत्री जी ने, 1986 में था। 1960 का जो था तो एक्ट जो था 1962 में लागू हुआ था। कौन सा? एनिमल क्रूएल्टी वाला जो एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960, उसके अंतर्गत ये आया था। उसके बाद में 96-7 देखिए। अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं इसमें क्या ही बताऊँ यार। हाँ, स्कर्वी होता है, शी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट्स होता है, ये नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? ए से होता है। केवल 1 और 2 से हो जाएगा। इसके बाद विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनोकण के बारे में चिंता है, मतलब कुछ नैनो पार्टिकल चिंता है, क्योंकि क्या करते हैं ये ऐसा, तो क्या करते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है, सारे सी हो जाएंगे इसमें कि मुल्क उत्पादन को विमोचित कर, मुक्त मुल्कों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं, कैन कर सकते हैं, फूड साइकिल में बिल्कुल आ सकते हैं। और कि जानवरों ने खा लिया, जानवर को मनुष्य ने खा लिया, वो इस तरह से फूड साइकिल में आ जाएंगे पार्टिकल्स। वे पर्यावरण में संचित होते हैं और जल और मृदा को प्रदूषित कर सकते हैं, कैन बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन बेस्ड है, साइंस का क्वेश्चन है वैसे भी, तो सारे इसमें सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक जो है कौन सा जो निकालता है इसको, तो IMF पहले, और IMF निकालता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2-3 साल तक UPSC की फेवरेट रही थी।
अभी तो नहीं पूछा ना, वर्ल्ड बैंक भी अक्सर पूछती है। संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी गैर योजना के अधीन आता है? गैर योजना व्यय, योजना संबंधी व्यय नहीं है। तो वेतन और पेंशन तो है, और ब्याज अदायगी भी है, तो योजना से संबंधित थोड़ी है। जिसमें योजनाएं शामिल नहीं होगी तो दो और तीन दोनों ही होंगे। ये नहीं है, ये नहीं है, दो और तीन इसमें भी है। उपदान, उपदान ये वो क्या होता है ना, सब्सिडीज, तो ये भी योजनाओं का हिस्सा नहीं होती है, तो ये भी हो जाएगा इसमें, एक दो तीन चार हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन में सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अपन ने क्या किया है कि 2014 का जो पेपर है वो पूरा कर लिया है। ट्रिक्स कुछ सीखी, कुछ नहीं, कुछ बाकी जो पुराने वाली थी उन्हीं को अप्लाई किया। कैन का भरपूर यूज़ किया। ऑल नेगेटिव गलत गया था, और केवल यानी ओनली गलत गया था। इसके बाद में जैसे हमने देखा कि तीन 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 ऑप्शन दिए अपने को, तीन स्टेटमेंट दिए गए, तो जनरली कोई दो ही सही हो रहे हैं। ठीक है, तो अपने को ये भी सोचना है कि नहीं, सबके साथ नहीं जाना, कोई दो के साथ जाना है। साइंस वाले जो क्वेश्चन थे, एप्लीकेशन बेस्ड वाले जो क्वेश्चन थे, उसमें जनरली सारे सही हो रहे थे। ठीक है, तो अपने को ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा पैटर्न लगभग फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है यूपीएससी 2011 से 2014 तक। तो अपने को ध्यान में रखना है इस चीज़ के लिए भी, हैव टू बी अवेयर कि जब पैटर्न फॉलो हो रहा है तो हम उसी पैटर्न को फॉलो भी करें। ठीक है, इसके अलावा इसमें नया क्या सीखा हमने? नया तो ऐसा कुछ सीखा नहीं, एक्सट्रीम वर्ड वगैरह अपने कुछ ऐसे थे नहीं, तो अपन ने कुछ ऐसा सीखा नहीं है नया। बाकी ठीक है, देखो रिवाइज करना पड़ेगा आपको। मैं आपको एक चीज़ फिर से बता देता हूँ, बहुत बहुत क्लियर बता देता हूँ, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, कि आपको PYQ करने पड़ेंगे। आप स्टैटिक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग करंट अफेयर करते रहो, करना पड़ेगा आपको। बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि PYQ के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब मुझे कम से कम ये मालूम ही नहीं है, ये मालूम होना चाहिए ना कि एग्जामिनर ने आज तक पूछा क्या है, किस तरह से पूछा है। जब मुझे यही नहीं मालूम है तो मैं ऐसे ही उतर गया। मतलब आप इसको कुछ ऐसे समझो कि मैं क्रिकेट के मैदान में उतर गया, पिच पे खड़ा हूँ, मैंने शॉट मारा और इतनी एनर्जी से मारा कि वहाँ पे एक फिल्डर लगा है, उसके हाथ में वो बॉल चली गई, आउट हो गया। अंपायर ने बोला कि भाई जाओ पवेलियन में। मैंने बोला क्यों? कि आउट हो गए। मैं पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ लिखा है? तो वो ओबियसली कहेगा कि भाई ये तो रूल बुक है। हालांकि रूल बुक तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वर्ड को कि बेसिक जो क्रिकेट का जो एक पूरा गेम होगा वो रूल से ही चलेगा ना। ऐसा तो कोई भी बोल देगा मत खेलूंगा भाई, क्यों मत खेलूंगा, दम तो हटा के दिखा ले। तो गली क्रिकेट में होता है ना, और असली क्रिकेट में तो ऐसा नहीं होगा। रूल तो रूल होंगे, वो सबके लिए इक्वल होंगे। तो मुझे ये मालूम होना चाहिए ना कि PYQ अगर मैं कर रहा हूँ तो कम से कम उस चीज़ की स्ट्रेंथ तो मुझे मालूम हो कि कैसे करना है, क्यों करना है, क्या पूछ रहा है बार बार। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से, ठीक है, अगली क्लासेस जब भी होगी अपन ले लेंगे बाद में। 2014 का पेपर होगा, इसको 2x पे आप लोग फिर से देख लेना एक बार से ग्रुप में, जितने में भी कोई सवाल जवाब कोई भी हो वो सारा अपन कमेंट में डाल देंगे। ठीक है, चलो बाय।